बोकारो स्टील सिटी को भी मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट हब बनाया जा सकता है। लोगों को, लड़कों को, बच्चों को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ वो फोकस रखना अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर मैं काम कर रही हूँ। झारखंड की महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी 3 चेंजेस आप देखना चाहेंगी? फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिकली कोई भी एक्टिविटी। नारी ही शक्ति है, नारी ही अभिमान, नारी से ही रोशन ये सारा जहान। आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो स्टील सिटी की पहली महिला विधायक श्रीमती श्वेता सिंह जी। इस एपिसोड में हमने बात किया है महिला सशक्तिकरण के बारे में, बोकारो स्टील सिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ के युवाओं के रोजगार के बारे में और दिन ब दिन बोकारो में बढ़ते अपराधों के बारे में। बोकारो में भी एसटीपीआई की जो काम है वो प्रोग्रेस हो और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स स्टैब्लिश हो, तो इससे बोकारो की जनता को किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से बढ़ेगा बोकारो में? देखिए, एसटीपीआई बोकारो में आने से नो डाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जिस तरह से बैंगलोर में बच्चे काम कर रहे हैं वैसे सेम पैटर्न में बच्चे यहाँ पे भी, लड़के जो है बोकारो में भी वो हब आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेम महतो नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है सीआईएसएफ का डंडा लगने की वजह से, तो उसी आंदोलन में भाग लेने जयराम महतो जो भी वहाँ पहुँचते हैं। दोनों विधायकों के समर्थक भिड़ गए। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो को बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने रोकने का प्रयास किया। फिर वहाँ अचानक ऐसा क्या होता है मैम कि आपके समर्थकों और उनके बीच में कुछ झड़प होती है? क्या था वो मसला, पूरा क्या था? आपके घर आंगन में ही, आपकी आंख के सामने आपके बच्चों को मारा जा रहा है। मैम बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस एपिसोड में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। मैम लगभग 34 साल लग गए बोकारो को अपनी पहली महिला विधायक मिलने में। आपका ये राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ, ये तो बात सही है कि बोकारो विधानसभा को इतने समय लग गए एक महिला विधायक चुनने में और काफ़ी लंबा अरसा है ये, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना मुश्किल भी नहीं था। एक जैसे बाबूजी की वजह से, जो बाबूजी का जो सफ़र रहा यहाँ के लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ, बोकारो में जो उनका रिश्ता रहा, और 2019 में मेरा आना हुआ या फिर उसके पहले भी, तो जो लोगों का माहौल, जो परिवार का एक माहौल मुझे मिला बोकारो में, भले एज ए कैंडिडेट पार्टी की तरफ से ठीक है, मैं चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एक पारिवारिक माहौल मुझे बोकारो के लोगों से मिला और उस परिवेश में मैं चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ करके बोकारो को, सही कहते हैं कि एक महिला विधायक मिली और उसी हम लोग मानसिकता के साथ एक सेंसिटिविटी, हम तो यही कहेंगे कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, जितना सेंसिटिव आप लड़के हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, मेल, जो भी मेल मेंबर्स है हर एक फैमिली में, हर जगह, वो समझ सकता है कि आपके जीवन में एक माँ का क्या रोल है, माँ की भूमिका क्या होती है, बहन की भूमिका क्या है। तो निश्चित रूप में हमारा जो रोल है बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर और बीइंग अ वुमन, तो डेफिनेटली चैलेंज तो रहता है और बोकारो के एमएलए हैं तो ठीक है। अच्छा, हमने काफ़ी बार सुना है कि एक विधायक बनने में, एक एमएलए बनने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है मैम? क्योंकि आप तो पहली बार बतौर महिला एक विधायक बनी है बोकारो की, आपने इतिहास रचा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई में एमएलए बनने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं? देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, या फिर एमएलए हो, एमपी, एनी इलेक्शन, बेसिक कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको, जैसे प्रचार की गाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो खर्च है, नो डाउट। अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट इसकी सत्यता कह पाना कि नहीं इतना सत्य है,
ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ज़रूरत के समय में जब आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि चुनाव के वक्त ही हो, चुनाव के पहले भी होता है, आम दिनों में भी होता है। हाँ, लेकिन चुनाव के समय ये कहा जाता है कि ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं, ये नंबर्स जोड़ जाते हैं कि नहीं ये नंबर है, वो नंबर है, लेकिन ऐसा मतलब जनरली आप इसकी कोई सत्यता नहीं है इसकी। मैम, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बोकारो स्टील सिटी, ये ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मैं कह सकता हूँ सेल यही मौजूद है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी यहाँ की युवाओं को रोजगार के लिए काफी सोचना पड़ता है। तो क्या इस बोकारो स्टील सिटी को भी मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट हब बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? डेफिनेटली आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा बोकारो एजुकेशन, इसको तो सूरत के बाद आई थिंक हमारे बोकारो का ही मतलब नाम है जी। बच्चे यहाँ पे ही ज्यादा हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यहाँ आते हैं। डेफिनेटली बोकारो का ही नाम है, नो डाउट। अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे बोकारो में बहुत ज़्यादा है, और मैं खुद इस चीज़ को अभी विटनेस करती हूँ। और STPI के लिए मैंने बियाडा में जो बनने वाला है उसकी जो जगदोजहद है मेरी, वो हर रोज मतलब उसके कहाँ उसका प्रोग्रेस कहाँ पर है, तो उसका मैं जो काम है वो चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग उसको मतलब उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे वो हम लोग करवा लेंगे, और कोशिश है कि जितना जल्दी इंडस्ट्री जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बोकारो में और डेवलप हो सके, और लोगों को, लड़कों को, बच्चों को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, वो फोकस रखना अभी हमारा मतलब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पर मैं काम कर रही हूँ। जी, आपको क्या लगता है मैम कि क्या कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पे? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से मैं कहूँगी ना कि एक लंबा गैप हो गया, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, किसी को भी मैं ब्लेम करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। हाँ, लेकिन एक लंबा गैप हो चुका है जब हर किसी को, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को ही नहीं, हर किसी को सोच करके प्लान वे में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना चाहिए था। चाहे वो उच्च स्तरीय अधिकारी क्यों ना हो, या फिर कोई लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, हर कोई MP, MLA जो अधिकारी हों उच्च लेवल के, वो सारे लोग अगर हम लोग सब मिल करके एक साथ इस पे फोकस्ड वे में काम करते, तो डेफिनेटली आज जो ये गैप दिख रहा है इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी खाई दिख रही है जी। कोविड जैसा एक हमने पीरियड पार किया, उस ट्रॉमा के बाद अब आप देखिए इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बाद करप्शन भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं जो पहले नहीं इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी। होती थी छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं होती थी, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, वो नहीं होता था पहले। तो नो डाउट आप, और अगर लोगों में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो खाली दिमाग कहते हैं शैतान का। हम लोगों को मिल करके यूनाइट वे में और इस पे काम करके, और जैसे मेरा, फिर अगर आप इंडिविजुअली मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं काम कर रही हूँ, जितना कोशिश कर रही हूँ कि बोकारो में सिर्फ STPI ही नहीं, और भी अलग लेवल से भी, या फिर सेल की ही अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात करें, वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट और होगा। अगर इसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं तो भी एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। मैम, आपने झारखंड असेंबली में STPI के लिए काफ़ी बार पहल की है कि बोकारो में भी STPI के जो काम है वो प्रोग्रेस हो, और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस्टेब्लिश हो। तो इससे बोकारो की जनता को किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से बढ़ेगा बोकारो में? देखिए, STPI बोकारो में आने से नो डाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उस पर भी एक रोक लगेगा। जैसे आज आप बेंगलुरु को देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर हब हो गया है, उसी तौर पे आप देखेंगे कि बियाडा में भी जो STPI जो स्टैब्लिश होने जा रहा है जी, तो वो सेम उसी के फॉर्मेट में हमारा बोकारो वाला भी वही होगा, और वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आएंगी,
सॉफ्टवेयर की जितनी भी कंपनीज हैं वो लोग वहाँ पे आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट होगा उनका, और हमारे लोगों को कंपनी मतलब उन कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस्ड वे में अभी काम भी कर रहे हैं। और मीनवाइल जब मैंने लास्ट इस चीज़ को असेंबली में उठाया था, उस टाइम से आज तक मतलब कंटिन्यू मेरा फॉलोअप जो है टीम के साथ हो रहा है। तो काम हम लोग बहुत एक हद तक आगे आ चुके हैं। तो बहुत जल्द हम लोग को जो यहाँ पे भी ऑन द ग्राउंड प्रोग्रेस जो है वो दिखेगा। मतलब आईटी सेक्टर जॉब्स की जो वैकेंसीज है जी, वो बढ़ बिल्कुल, जाएंगी बोकारो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोकारो में भी आप जिस तरह से बैंगलोर में बच्चे काम कर रहे हैं जी। वैसे सेम पैटर्न में बच्चे यहाँ पे भी, लड़के जो है बोकारो में भी वो हब आपको देखने के लिए मिलेगा। और लोग यहाँ पे भी वो कंपनीज जो है यहाँ पे भी काम करेंगी, तो लड़के वहाँ पे भी काम करेंगे। मैम, आपने बोकारो एयरपोर्ट और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई है, पर आप इस चीज़ को कैसे एश्योर करती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और इसका लाभ बोकारो की जनता उठा पाए? क्योंकि अभी तक सत्ता में कई लोग आए, हर किसी ने वादा किया कि बोकारो एयरपोर्ट को शुरू करेंगे, मगर अभी तक के इतिहास में हमने नहीं देखा कि बोकारो एयरपोर्ट को शुरू किया गया है। तो आप इस चीज़ को कैसे एश्योर करती हैं कि वाकई में आने वाले 5 साल में या आपके टर्म में बोकारो एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और जनता, यहाँ की जनता, यहाँ के एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा पाएगी? देखिए, बोकारो की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, जी एयरपोर्ट तो एक मुद्दा है, एक और सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव विस्थापन, जी बहुत सेंसिटिव इशू है मेरे विधानसभा का। कि अभी बरसात के समय में चास चलिए, चास की गलियों में मैं आपको लेके चलूंगी, घरों में, उनके घर में नाली का पानी घुस जाता है। ये हालत है हमारी बोकारो की। विस्थापित के एक गांव में आपको लेके चलूंगी, कई गांव हैं ऐसे, पीने का पानी नहीं है वहां पे, दूर दूर से औरतें पानी लेकर के आती हैं। सड़क नहीं है, वो गली जो मोहल्ला है उनके तक सड़क, घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरों ने कुछ किया नहीं, सबने किया, सबने सब कुछ किया, उसके बावजूद सबने बहुत कुछ किया। सब आ जाते हैं लोग बोलने के लिए, मैं सुनती हूँ, मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए सुने। जब यहाँ बैठे हैं, अब वोकाल शो हो रहा है, तो वोकाल शो पे हर किसी की बात होनी चाहिए। जी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, नेता के पीछे जो लोग रहते हैं, नेताओं के पीछे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नेता वेता, मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ एक्चुअली। मैं अंदर से मेरी कोई वैसी फीलिंग्स ही नहीं रहती है। बस हाँ, इतना पता है कि मैं बोकारो की बहू हूँ, बेटी हूँ। उसी अधिकार से मैं जो भी करती हूँ, जो बोलती हूँ, लड़ती हूँ, जो भी चीजें होती है, मेरी फीलिंग्स मतलब मेरी अटैच्ड है यहाँ से। तो मैंने लोगों को देखा है, मतलब कि हमारे ने तो ये कर दिया, हमारे ने वो कर दिया, और फिर बाबूजी को बीच में लेकर के आ जाते हैं, जो बाबूजी अभी है नहीं। जी बाबूजी ने, स्वर्गीय समरेश सिंह जी ने तो इतना कुछ कर दिया है ना, कि इन जो ये बोलने वाले लोग हैं, इनकी मतलब हैसियत नहीं है इन लोगों की, मतलब इनके, हम, मेरी भी नहीं है, मेरी भी हैसियत नहीं है कि इनकी धूल में भी मैं, स्वर्गीय समरेश सिंह जी के धूल में भी मैं कहीं खड़ी हो जाऊं, मैं कुछ कर लूं, जी कि मैं इतनी चर्चा सुनती हूं। कौन एक ऐसा गणमान्य, बड़े, शिक्षित, विवेकवान, ऐसा मुझे आज तक कोई शिक्षित, विवेकवान, बड़ा, मतलब जिसको हम बड़ा सम्मान से, जिसका हम चरण, हम लोग सब, आप और हम जिनका पैर छूते हैं, वैसे बड़े लोगों को मैंने बाबूजी के बारे में हर किसी से सुना कि दादा ने ऐसे किया, दादा ने वो किया, दादा ने ये किया। तो बाबूजी तो अपना जो करना था, उनसे जितना भी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोकारो के लिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया होगा, वो थोड़ा सा किया होगा, करके चले गए। बट इन बोलने वालों के मुंह में लगाम ही नहीं है, तो वो कुछ भी कुछ अनाप शनाप अपना। खैर, मेरा मानना है, मतलब मैं खुद इंडिविजुअली एक औरत होने के नाते मेरे लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एयरपोर्ट विस्थापन का जो, मतलब मेरा जो 19 गांव है उसको पंचायत का दर्जा पहले वो हो जाए, ताकि बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, उनका आय आवासीय कार्ड नहीं बन रहा है,
इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हर दिन परेशान रहती हूँ कि जितनी जल्दी हो घोषणा हो जाए ताकि मेरे बच्चों का आय आवासीय कार्ड कम से कम, वो बन जाए। बेसिक नेसेसिटी है भाई, जी वो भी नहीं बन पा रहा। तो वो परेशानी से मैं जूझ रही हूँ। निगम की अपनी ही एक परेशानी, अलग परेशानी मैं आपको बता रही थी। तो ऐसे मेरे बोकारो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ओवरऑल, फिर अब एम्प्लॉयमेंट STPI की बात कर रहे हैं हम लोग, जी सेल के इसके प्रोडक्शन की जो और हो तो ताकि और एम्प्लॉयमेंट हम लोग और कर पाएँ, इंडस्ट्रीज और डेवलप हो, बियाडा में और इंडस्ट्रीज लगें और हमारे अपने बच्चों को, यहाँ के जो बच्चे हैं जो भी हैं उनको हम और रखवा पाएँ। तो ओवरऑल हमारे बोकारो को जो चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली हर दिन मेरा मानना है मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है एक कोशिश करती हूँ कि जिस जिस दिशा में मैंने अपने मतलब काम के लिए जो मुझको पुशअप मतलब करना चाहिए, जी फॉलो अप करना चाहिए लोगों के साथ, जिस विभाग में मैंने चिट्ठी दे दिया है, फ़ोन से बात करना है, चाहे वो STPI के लिए हो, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए हो, चाहे वो पंचायती राज के लिए हो, चाहे वो सारी योजना जैसे पानी DMFT से जैसे भी हो, जैसे अभी जी। पानी पहुंचाना, सबसे पहले तो अभी सबसे मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर अगर अभी बोलेंगे तो पानी पहुंचाना है कि मैं सबसे पहले पानी तो दे दूं, जाके पहुंचा दूं, तो पानी दे देना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई मेरे पास लिस्ट, तो वो टू डू लिस्ट है मेरा, उसको मैं रोज रीचेक करती रहती हूँ और करके काम कर रहे हैं हम लोग। तो मेरी एनर्जी है, लोगों का आशीर्वाद है, हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये काम जो है हमारा आप लोगों को, आज ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, कल हो सकता है एक थैंक यू वाला भी पॉडकास्ट बनेगा कि नहीं, कुछ बिल्कुल। आपने बोला तो कुछ आपने किया भी है, आगे कुछ ऐसा भी कुछ कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। तो होपफुली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर के कि भोकाल शो में एक और कल को 6 महीने साल भर के बाद एक ऐसा शो आ जाए जहाँ हम ये कहें, बैठ करके बात करें कि नहीं हमने मिलके ये बात लास्ट शो में किया था 1 साल पहले कि ये चीज़ें होनी थी, कुछ चीज़ें हो गई हैं आपके टू डू लिस्ट में। जी तो विजन बोर्ड आपके पास भी होगा, सबके पास विजन बोर्ड है, जी लाइफ में जो कुछ करना चाहता है भाई उसके पास विजन बोर्ड है, तो necessary मेरे है। पास भी विजन बोर्ड है। तो मेरे विजन बोर्ड में ये चीजें हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल में मुझे वो पंचवर्षीय योजना नहीं, वो जी। सरकारी योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजना वाला विजन बोर्ड मेरा नहीं है, मेरा वो साल भर वाला है। 1 साल में मतलब हम लोगों को कुछ थोड़ा और आगे पुश करके, तो एनर्जी है, काम कर रहे हैं और करेंगे। बोकारो का चेंज जो है वो दिखेगा कुछ दिनों में। जैसे आपने अभी बताया कि आपका एक टू डू लिस्ट जो आपने कहा वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं ये जानना चाहूँगा बोकारो के विस्थापित परिवारों के लिए उस टू डू लिस्ट में सबसे अहम मुद्दा या फिर सबसे पहली चीज़ क्या है जो आप सबसे पहला स्टेप उठाएंगी उनके लिए, विस्थापित परिवारों के लिए? विस्थापित का जितना परिवार है, जी ठीक है, बहुत पहले से ऐसे कहते थे मतलब कि 19 गांव, लेकिन अब धीरे धीरे वो परिवार जो हमारा है ना थोड़ा सा बढ़ा, तो 19 20 21 22 ऐसे करके अगर हम काउंटिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा वो 1-2 ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। बट वो पूरा मतलब अब तो हम विस्थापित बोलते भी नहीं है कहीं भी, जी। हम तो रैयत अपने आप को, भाई हमने जमीन दी थी आपको सेल लगाने के लिए, आपने करा नहीं, अब हमारा जमीन हमारा कहीं पेपर का जो सेटलमेंट भी करना था DPLR से वो भी नहीं हुआ है अभी तक, फाइनली जी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो जमीन हमारा है, इस नाते जमीन मतलब हम उस जमीन पर हैं, अपनी जमीन पर हैं। तो जितना एरिया है जिनकी घोषणा नहीं हुई है पंचायती राज में, उन सारे एरिया में पानी की अभी भी बहुत समस्या है, पानी अभी भी नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पाया है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर करके अभी हम, मुझे लगता है 15-20 दिनों के अंदर ही पानी का एक मतलब वो बन चुका है, एक साइकिल बन चुका है। तो पानी पहले करके पहुंचवा करके उसके बाद फिर कहीं कहीं सड़क भी नहीं गई है, बहुत सारी जगह पे सड़क नहीं है, तो सड़क देख करके रोड हो जाए, पानी हो जाए, और फिर जो बच्चे जैसे वहाँ से आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनसे हम लोग बात करके कि उनको कहीं पे भी जैसे कुछ BSL में भी आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हमारे से हो सकता है, जो हम लोग जी। करवा सकते हैं, तो हम लोग उस तरीके से जैसे भी हो एम्प्लॉयमेंट फाइनली हो। अभी कुछ समय पहले मैम यही विस्थापित लोगों का एक आंदोलन हुआ था बोकारो स्टील प्लांट के सामने। मैं उस आंदोलन के बारे में तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है पूरे बोकारो को उसके बारे में पता होगा।
उस आंदोलन के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसका जिक्र पूरे सिर्फ बोकारो में ही नहीं पूरे झारखंड में हुआ। वहां पर आप और आपके समर्थक जो है वो प्रोटेस्ट में जो है साथ दे रहे थे। वहां एक प्रेम महतो नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सीआईएसएफ का डंडा लगने की वजह से। तो उसी आंदोलन में भाग लेने जयराम महतो जी भी वहां पहुंचते हैं। फिर वहां अचानक ऐसा क्या होता है मैम कि आपके समर्थकों और उनके बीच में कुछ झड़प होती है? क्या था वो मसला, पूरा क्या था? एक्चुअली वो पूरा इंसिडेंट जो था ना जी प्रेम महतो वाला, जो हम लोगों ने, जो उसकी मृत्यु हुई, ये पहली बार हुई थी बोकारो के इतिहास में। आप अगर देखने बैठेंगे तो इतनी बार आंदोलन प्लांट के बाहर एडीएम के पास बहुत बार आंदोलन हुआ है, बट कभी भी किसी बच्चे की जान नहीं गई थी। पहली बार किसी बच्चे की जान गई सीआईएसएफ के डंडा मतलब मारने की वजह से, ठीक है। तो वो माहौल बहुत खराब था। छठ का वो शाम का हमको लग रहा है अर्घ का समय था वो देने का। तो भी सारे लोग वहां से आ गए मेरे पास, और हम लोग यहाँ दौड़ के वहां गए जो जहाँ पे घटना घटी थी जी। मेरे सामने भी। जब हम वहां गए बीएसएल के गेट पे, मेरे सामने, मतलब ठीक है हमारे और हमारे बच्चे की जान गई थी, हम लोग आक्रोशित थे। मेरे बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे, आक्रोश तो था ही। तो इन लोगों में से ना, इन बच्चों में से किसी ने ना फायर वाली गाड़ी पे एक कुछ मार दिया किसी ने। तो बस पत्थर लगी तो देखा लोगों ने, 700 पत्थर लगी तो देखा। मेरे सामने भी वो सीआईएसएफ वाले पूरे एकदम दौड़ा दिए लड़कों को, बच्चों को। उस वक्त भी कुछ बच्चों को चोट लगी वहां पे। तो मेरे सामने एक, कहते हैं ना कि एक माहौल मैंने देखा अपने आंख के सामने कि मैं खड़ी हूँ, हम लोग खड़े हैं, और सीआईएसएफ मेरे सामने। मतलब ठीक है, प्रेम महतो की जान जा चुकी थी, तब हमारे अंदर इतना आक्रोश था, तब हम लोग इतने नाराज थे, तब हमारे बच्चों ने वो जो गाड़ी कोई थी बीएसएल की फायर वाली थी गाड़ी, पता नहीं क्या, तो कोई तो गाड़ी थी, याद नहीं है उतना, बट इन्होंने उस पे मारा पत्थर और उन्होंने मतलब वो दौड़ाना और मारना शुरू किया। तो बहुत बच्चे घायल होकर के बीजीएच गए थे, एडमिट हुए थे। तो मैंने वो चीज देखा था कि कितने जोर से, मतलब ये लोग पूरे एकदम एक पूरी टीम अंदर से निकल करके पूरी सीआईएसएफ क्या करके और हम लोगों पे अटैक, मतलब मुझको तो कुछ लोग बच्चों ने मुझको तो कुछ बच्चों ने साइड कर दिया, और कुछ बच्चे उसमें से चोट लगी तो सब बच्चे कुछ भागे वहां से और कुछ एडमिट हुए। तो वो एक आपके सामने हो रहा है जी। आपके घर आंगन में ही, आपकी आंख के सामने आपके बच्चों को मारा जा रहा है। क्या किया सीआईएसएफ ने? मेरे आंख के सामने मारा जी। मारा मेरे आंख के सामने, मैंने देखा। हाँ, साइड में मारा। तो मतलब अजीब, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वो सिचुएशन बहुत खराब था, बहुत खराब था। फिर भी हमने वेट किया वहां कि अब वहां अंदर से कोई आए। अब प्रेम महतो वाला जो ये घटना घटी, क्यों आए, कोई बात करे। बात कुछ हुई नहीं, कोई आया नहीं। ये लोग अपनी अकड़ में थे, ठीक है, अपनी अकड़ में अपना सिस्टम चला रहे हैं, हमारे प्रेमिसेस में, हमारे झारखंड में, ठीक है, अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हम प्लांट बंद करेंगे। तुम अगर बात नहीं कर सकते हो आकर के, एक दुर्घटना घटी है, एक घटना हुई है, अगर आके तुम कंसोल नहीं कर सकते हो, हमसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में तुम बैठ के बात नहीं कर सकते हो, तो हम आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने प्लांट को बोला कि प्लांट नहीं चलेंगे, प्लांट बंद रहेगा। तो मैंने फिर वहीं से बैठ करके फेसबुक से, अपना सोशल मीडिया से मैंने घोषणा किया कि भाई बोकारो में कहीं कोई कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें किसी से मतलब कोई वो बैर नहीं है। हमारा बच्चा मतलब यहाँ पे इसकी डेथ हुई है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग सिर्फ सीआईएसएफ के वजह से हुआ है। सीआईएसएफ इनका गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, बीएसएल का गार्ड है। हम लोग बीएसएल के सारे गेट्स को जाम करेंगे, बीएसएल के गेट पे बैठेंगे। तो हम लोग क्या किए, सारे लोग जितने हम हमने अपील किया और हम बैठ गए वहां पे। बैठ के हमने बंद करके वहां बैठ गए। दिमाग में तो था ही कि भाई सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ वहां था ही, उस वाले गेट पे, मैं जिस गेट पे थी। हमारे ही जो लड़के थे, गाँव से सारे लोग सब आ रहे थे, वो लोग भी पूरा एकदम गर्म होके जा रहे थे, उधर हल्ला उल्ला कर रहे थे पूरा। हमने कोई हल्ला नहीं करेगा, मतलब उसको कोई प्रोवोक मत करो, मेरा ये कहना था, उसको कोई प्रोवोक मत करो, आओ हम लोग शांति से बैठे। हमारा इंटेंशन था कि भाई बीएसएल
आपको जब हमारे आंगन में आप झारखंड में बीएसएल चला रहे हैं, आप आकर आपका सीआईएसएफ हमारे बच्चे को मार दे रहा है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं है, तो हम प्लांट नहीं चलने देंगे। बात खत्म है। आप पहले बात करिए, बात करके आप अपनी ऐसी पॉलिसी बनाइए। मेरा बस इतना ही स्टैंड था, मेरा कोई स्टैंड नहीं था। मेरा सिर्फ सिंपल सा स्टैंड था कि भाई हमने आपको यहाँ के होने के नाते, स्थानीय होने के नाते हमने आपको ज़मीन दी, आप हमारे ज़मीन में आपने बीएसएल बनाया, आप कंपनी चलाइए, अच्छे से चलाइए, बट इतना है कि आप हमें मारिए नहीं, मर्डर मत कीजिए, आप मर्डर कर रहे हैं आप जी। यही था मेरा। बट कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। तो एंड ऑफ द डे हम लोग को वो बंद करना पड़ा। उसमें बच्चे जो हमारे ही लड़के, हमारे ही तो जो बच्चे थे, वो आकर के पूरा एकदम जाके हल्ला करे। तो मेरा था कि भाई प्रोवोक कुल्लू को मत करो, क्या भरोसा, मेरे सामने अभी मारा है इस एडीएम गेट पे, फिर पता नहीं क्या किसी बच्चे को चोट लगे। तो हम थोड़ा कंसर्न थे। इतने में ही इनका जो आप नाम ले रहे हैं, ये गेट पूरा स्टाइल में पूरा गाड़ी घुमा करके पूरे एकदम राउंड में। तो मेरा बस वो जयराम रिएक्शन, माथुर जी, राइट? बस मेरा रिएक्शन बस उतने का था। इफ एक फ्रेम ऑफ सेकंड्स बोलते हैं ना, बस मेरा रिएक्शन उतने देर का था कि यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मेरे पूरे एक्टिविटी को जब आप देखेंगे ना, ये तो मुझको भी तो समझना था ना कि मेरा वो बिहेवियर, वो एक्शन क्या था जी। तो मेरा बस एक्शन वही था वो कि अभी नहीं, यहाँ नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ कोई गंदगी नहीं, यहाँ एकदम कोई भाषण नहीं। बस मेरा यही था, प्रोवोक मत करो उन लोगों को। मेरा बस ये दिमाग में बस यही चीजें थी कि उसको प्रोवोक नहीं करना है। अगर फिर उधर से, और हमको नहीं पता था कि कौन किसकी गाड़ी है, तो हम तो एक्चुअली में नहीं पता था कि किसकी गाड़ी है। बस इतना था कि एकदम स्पीड में गाड़ी आई है, ऐसे घूम करके ऐसे, बस मेरा यही, हम कहते गाड़ी हटाओ गाड़ी, बस मेरी तो भाषा इतनी थी, गाड़ी हटा दो, गाड़ी कौन। जब तक लेकिन हम वहां तक पहुंचे, तब तक दोनों टीम पूरा एकदम एक्शन मोड में थी, उनकी भी टीम हमारी भी टीम। फिर भी हमने समझाया कि नहीं भाई, और फिर हम उनके पास गए, जाकर के हमने बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं, हम आपको बुलाएं। वो बोले, जयराम को बोल रहे थे, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हैं आप ऐसे क्यों कर रही हैं? हमने कुछ नहीं, हमको पता नहीं था। हम उनको बोले जाकर के, पकड़ करके, अगर किसी के पास कहीं वीडियो होगा तो आई डोंट नो, ठीक है ना। तो हमने बोला जाकर के कि जयराम भाई कि ऐसा कुछ नहीं है, हमको पता नहीं था, हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि इतनी स्पीड में आए, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको बुला लेंगे, चलिए बैठिए, नहीं तो ये सब नहीं करना है, इतना आगे नहीं आना है, क्योंकि ये लोग ना गलत कर रहा है। तो ये मेरा छोटा सा एक कन्वर्सेशन उनके साथ उसी भीड़ में मेरा हुआ था, ऐसा नहीं है। बट कहते हैं मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन होने के बाद उसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज करना, मतलब एक होता कि हम मेरी उनकी बात नहीं होती जी, हम उससे बात नहीं कर पाते, और फिर जो झड़प हुई तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता कि नहीं भाई हमने कुछ गलत किया या फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, कुछ ऐसा होता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो वहीं पे जाकर के हम उनसे बात कर चुके थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम तो बोले कि नहीं भाई हम आपको बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी इतना सब कुछ उनकी पूरी टीम जो है उनकी पूरी टीम के द्वारा मेरे अगेंस्ट पूरी झारखंड में पूरी हर जगह ये दिखाना एज अ विलन, और गाना वाना बनवाना और डर्टी पॉलिटिक्स करना। आई थिंक ये सब न्यू जनरेशन को, हमको नहीं लगता ये रिक्वायर्ड था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। और मेरा इंटेंशंस किसी को भी, क्योंकि उनको हर्ट करना कभी भी हो भी नहीं सकता है। विधानसभा में भी हमारा साथ में बैठना, मेरे पीछे ही बैठते हैं, और यूथ हैं और यूथ की बात करते हैं। मेरे एनर्जी में कभी भी ऐसा नहीं रहा। और उस सेकंड की भी बात करेंगे तो जो लोग भी नेगेटिव बोल रहे हैं और जो लोग भी नेगेटिव फ्रेम कर रहे हैं, उनको काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग इतना नेगेटिव, इतना डीफ्रेम कर सकते हैं। आप लोग के पास हर चीज़ वीडियो है, हर चीज़ विटनेस है कि मैंने उनसे बात की थी, मेरी उनसे वार्ता हुई थी कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बावजूद किसी को डीफेम करना, और एक महिला के साथ, मतलब हम किसी की माँ और बहन ही हैं जी। अगर आप कुछ भी गलत इंटेंशंस के साथ करना चाहेंगे, आपकी इंटेंशंस
हमको आपकी आंखों में दिखती है, हम एक औरत हैं, हम आपकी आंख में पढ़ सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एवरीवन. इसको अगर किसी को वार्निंग लेना है तो लोग वार्निंग ले लें, और किसी को मोहब्बत में लेना है तो मोहब्बत में ले लें. श्वेता सिंह तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, और अच्छा है, भोकाल है अपना. अभी कैसे आपके राजनीतिक संबंध है उनसे? जरा बात होती है उनसे? बात ऐसा भी कोई सिचुएशन ऐसा सच अभी हुआ नहीं है, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा लास्ट जो भी इंटरेक्शन हो रहा हुआ था उसी आंदोलन के दौरान कमरे में हुआ था, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी. जी. तो उन्हीं के कहने पे ही हम बाहर कमरे से निकले थे. वही बोल रहे थे कि मैडम बहुत देर हो रहा, आप चलिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत ये लोग लेट लगा रहे हैं, DI आ नहीं रहे हैं. तो इंटरेक्शन मेरा उनके साथ कभी बुरा हो भी नहीं सकता. और है मेरा भाई, यहाँ का लड़का है, भाई है, मतलब क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ की बहू है तो मेरा देवर है, मेरा भाई है वो. ये सब क्यों? मेरे इंटेंशंस में कहीं कुछ बुरा नहीं है. लाइफ में वो अच्छा करें, आगे बढ़ें और हेल्दी रहें, मेरी यही शुभकामना है. जल्दी से शादी कर ले, हम लोग भी उनके बारात में जाएं, यही है हमारी शुभ. राजू हमारे जो हैं, राजू तो मेरा भाई शादी किया, अब जयराम भी शादी कर ले. हम लोग तो यही चाहेंगे सब अच्छे से सेटल हो जाए और हम लोग सब मिल करके झारखंड के लिए काम करें. यही शुभकामना है सबके लिए. मैम, जैसे कि हमने इस कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बोकारो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रीज के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है. तो इन चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करने को देख रही हैं? थोड़ा अवेयर होना पड़ रहता है. जैसे कि पेड़ जब भी कटता है तो थोड़ा अवेयर होना पड़ता है हम लोगों को. RCDs की भी जो सड़कें बन रही हैं जी, तो उनको भी बोल करके जहाँ जहाँ पेड़ लगना है वो लगना, जिनका परमिशन अभी पेंडिंग है उनको ले लेने के लिए पोल्यूशन वाला. तो थोड़ा अवेयर अगर सब लोग रहें, एक अकेले के बस की बात नहीं है पोल्यूशन वाला. ये एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सब लोग जिम्मेदार है, सबको मिल करके इसमें पार्टिसिपेट मतलब करके काम करना होगा. तो हम लोग सब थोड़ा सा अवेयर हों इसमें. ये देखिए ह्यूमन कॉन्शियस की बात है भाई जी. ये ह्यूमन कॉन्शियस की बात है. पोल्यूशन हो रहा है, सब मिलके कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग सबको मिल करके इसको ठीक करना होगा. हाँ, हायर लेवल पे जहाँ पे एक्शन होना चाहिए तो नो डाउट हम लोग इस पे मैं तो पोल्यूशन में मेंबर भी हूँ, बोर्ड जो है समिति है विधानसभा की, तो वहाँ पे जितना भी हो सकता है मैं पॉजिटिवली इसमें जो भी मेरा फीडबैक होता है देती भी हूँ. और जो भी एक्शन होता है इन लोगों के खिलाफ, मतलब जो कंपनीज फैक्ट्रीज के द्वारा की जाती है गंदगी, तो मैं एक्शन लेने के लिए भी उनको कहती हूँ. मगर मैम, अगर हम लोग चाहें, चूंकि आप यहाँ की MLA हैं, अगर आप चाहें तो एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन आप चला सकती हैं जिससे इस चीज़ को थोड़ा बहुत डिक्रीज किया जा सकता है, थोड़ा कम किया जा सकता है पोल्यूशन भाई को. एक बात बताऊं, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है ना तो नशा मुक्ति का ही चलाना है. पेड़ का पेड़ हम, हाँ, जो डिपार्टमेंट्स है ना, जितनी डिपार्टमेंट्स है पोल्यूशन की, उन लोगों को लेट देम वर्क. कुछ पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बट वो लोग काम कर लें. अवेयरनेस चलाना है तो बस यूथ कैसे नशे से बाहर निकले, काम करे, सुबह उठे, जी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बच्चे कैसे घर से बाहर निकले, घर में ना रहें, मोबाइल में रहते हैं. मोबाइल में भी आप उनको कैसे अच्छे अच्छे मोटिवेशंस दे सके सो दैट कि वो लाइफ में अपना कुछ अच्छा करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी हम देख सकते हैं कि बोकारो में यूथ जो है एक बड़ी तादाद में नशे की ओर इंडल्ज हो चुकी है. तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकाला जाए यूथ को? क्या अपॉर्चुनिटीज उनको दी जानी चाहिए, या फिर किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो, मतलब बोकारो में नहीं, देश में आप बोलिए इस बात को अवेयर होने की. बीइंग अ पेरेंट, जी, बीइंग अ फैमिली मेंबर, एवरीवन, मेरी भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हर किसी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जब आप एक दूसरे के साथ, मान लीजिए मैं हूँ, आपके साथ आपका कोई भाई है, दोस्त है, कोई भी है, तो थोड़ा सा ह्यूमन आप हो जाइए. कुछ नहीं बिगड़ रहा है. मैं ही जैसे अब अपना बीइंग एन MLA में काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ह्यूमन होने की जरूरत है और कॉन्शियसली सबकी आंखों में देख लेना है. बस समझ में आ जाता है कि अगला बंदा परेशान है कि नहीं है, समझ में आ जाता है. परेशान है तो थोड़ा सा 5 मिनट उसको दे दीजिए, थोड़ा कंसोल कर दीजिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए कि भाई कोई परेशानी को तो बताना यार, दोस्त है ना, हम है ना, इतना बोल के तो देखिए कि हम है ना, चिंता क्या है, क्या चीज का है.
खुद के लिए तो कमा रहे, तेरे लिए नहीं कमा रहे, तेरे लिए भी 2 रुपए है। जी। तो इतना बोल दीजिए, वो आपसे थोड़ी ना पैसा बार बार लेने जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी वो परेशान है, कुछ चीजें हैं जो उसको डिप्रेस कर रहा है, वो डिप्रेस्ड है। बट आप अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हैं, इतना फोकस्ड हैं आप अपनी लाइफ में, आपको अगला दोस्त क्या, अपना आपका सगा भाई आपको नहीं दिख रहा है कि आपका सगा भाई परेशान है, उसकी आंखों में दर्द है, वो परेशान है। थोड़ा सा ह्यूमन होने की जरूरत है, मानव हो जाइए। स्वतः ही जितनी जो परेशानियां जो दिख रही है ना, चाहे वो हम पेड़ काट के कर रहे हो, चाहे वो नाली जाम करके गंदगी करके कर रहे हो, चाहे नशा करके कर रहे हो, चाहे चोरी डकैती, चाहे मर्डर। पता है एक 19 साल के 20 साल के वो जीजीपीएस जो सेक्टर 3 वाले बच्चे को, जी। जो सेक्टर 12 का बच्चा का, सेक्टर 12 के बच्चे को ने मार दिया, आपस के 2 दोस्त ने जी। एक दोस्त को मार दिया। ये क्या, कैसे इतने इनह्यूमन हम लोग कैसे हो गए? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया और मार करके इतना मार दिया कि मतलब मैं तो वीडियो देखा मैंने कि आप मार दिया और मार के गाड़ के मिट्टी के नीचे उसके ऊपर पेड़ लगा दिए। आप मोबाइल से ये सीख रहे हैं, आप टीवी से ये सीख रहे हैं, आप इतने ही इनह्यूमन हो गए। तो थोड़ा सा आपको और मुझको समझने की जरूरत है। ठहर जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहरने की जरूरत है। इतनी स्पीड में क्या है? भगवान जी ऐसे ही स्पीड में लगे हुए हैं सबको बुलाने में, फटाफट सबको बुला रहे हैं। आप लोग खुद ही स्पीड में लगे हुए हैं कि नहीं मेरे को पहले जाना है, हमको ऊपर जाना है पहले। रुको, बड़े कष्ट से पैदा किए हैं भाई, बहुत तकलीफ होती है माँ को बच्चे को दुनिया में लाने में और पाल पोस करके बड़ा करने में, और आप लोग कोई समझते ही नहीं है। स्पीड में रहते हैं, नहीं हमको पहले निकलना है, हमको पहले निकलना है, हेलमेट नहीं पहनना है, बाल खराब हो जाएगा। लो निकल लिए ऊपर, आप तो चले गए, पीछे छोड़ के चले गए हम लोगों को, उस बच्चे को मार दिए। जो बच्चा मारा उसके माँ बाप तो गए, खत्म हो गए। जिन्होंने मारा उसके माँ बाप भी तो खत्म हो गए। उन माँ बाप की क्या गलती थी? वो क्या सोचा था कि हम कातिल को पैदा किए? बस थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा। स्पीड बहुत ज्यादा हो गया है, इनह्यूमैनिटी इतना ज्यादा हो गया है, हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपस में आप ही जो 10-20 लोग आप लोग जो एज ए टीम काम कर रहे हैं जी। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रोज एक बार ना एक दूसरे के आंख में झांक के देख लीजिए, भाई तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बताना यार। अब बता देने से ऐसे ही टेंशन रिलीज हो जाता है। मार के गाड़ मत देना, मतलब थोड़ा सेंसिटिव। जी। फिर भी मैम अगर हम देखें तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो क्रिमिनल बढ़ रहे हैं क्योंकि आप इनह्यूमन हो गए हैं, आपको जी। नहीं पता आप राक्षस हो रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपके आसपास ना इंसान के वेश में राक्षस घूम रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें मैम तो इन्हें किसी तरह का सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे किसी तरह का सपोर्ट तो दिया जाता है। जैसे जरीडी में एक केस सामने आया जहाँ पे अवैध गन मैन्युफैक्चरिंग की एक जो प्लांट है वो पकड़ में आई है, साथ में अवैध शराब का जो धंधा है तेजी से बोकारो में बढ़ते जा रहा है। देखिए, अवैध शराब का काम हो या फिर इलीगल आर्म्स का काम हो, ये काम आपका पुलिस डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना हम पुलिस में हम है ना आप हैं जी। कोई तो कर रहा है, कोई करवा रहा है, कोई कर रहा है, ठीक है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा काम है कंप्लेन कर देना। हमारा ये काम नहीं कि उनके पीछे जाकर के क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। बट हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिस दिन हम और आप ना, आप और हम दोनों, हर एक व्यक्ति अपनी कम से कम जिम्मेदारी ले लीजिए कि नहीं, हम कम से कम रोज इतने लोगों से हम तो लेते हैं। मैं अपनी इंसान होने के नाते मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि भगवान बाबा आपने मुझको इंसान बना के भेजा, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच, इंसान बना के भेजा है। और थैंक यू वो गिफ्ट कब होगा? जब आपने जो ये बना के भेजा है, जब इनके हम कुछ काम आ सके, इनके साथ हम खड़े रहें। आज भी एक केस हुआ है, मेडिकेंट हम हॉस्पिटल गए थे बच्चे को देखने, अच्छा खासा बच्चा, एक बड़ी कंपनी है, उस बच्चे इतने मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते लिखाते, बच्चा वहां काम कर रहा था,
साउथ का लड़का, यहाँ का नहीं है, उसको मारपीट के बुरे हाल में बच्चा बच गया। तो सोचिए कितने इनह्यूमन लोग हैं, अमानवीय लोग, क्रिमिनल लोग, ये इंसान के वेश में है। राक्षस तो नहीं आया था वो बड़े बड़े सींग लगा करके, बड़ा बड़ा दांत निकाल करके, यही इंसान ही उसको मारा। तो क्राइम हो रहा है, इस पे लगाम लगाने की नो डाउट जरूरत है, और ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और हमारे जैसे जो भी लोग हैं, वो हम लोग को जो काम करना है, जहाँ पे कंप्लेंट्स करना है, बात करना है, एक्शन मतलब लेना है, हम लोग लेते हैं। बट उसके बावजूद देखिए, अंदर तो एक औरत ही है। हम तो फिर भी यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा और केयरफुल रहिए, जितना केयरफुल रह सकते हैं, जितना अवेयर रह सकते हैं, जितना अवेयर रह सकते हैं। क्योंकि किसी के भरोसे डिपेंडेंट मत रहिएगा, किसी का भरोसा नहीं है। ये जो युग बीत रहा है ना, ये एकदम मतलब डिपेंडेबल नहीं है। ये एंड ऑफ द डे जब सब कुछ हो ही जाएगा, तो बाद में कहाँ कंप्लेन करेंगे, किसको बोलेंगे, क्या करेंगे। थैंकफुली वो बच्चा अभी बचा हुआ मेडिकेंट में है, उसका इलाज चल रहा है, तो एक सहारा है कि वो बच्चा बचा हुआ है। बट इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था जी, पहले इतना क्राइम नहीं था, लेकिन ये अब दिन पे दिन जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर मैम आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अभी के समय जो वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं, जो ज़्यादातर क्राइम पे ही फोकस्ड होती हैं, ये जो बाहुबली छवि हम हर जगह देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूथ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं? देखिए, मोबाइल आज के डेट में हर किसी के पास है, जी, आप उसको रोक नहीं सकते। इंटरनेट वो 2 GB डेटा फ्री सबके पास हो जा रहा है, वो 300-400 रुपये में फ्री मिल जा रहा है। किसी के पास खाने का हो ना हो, लेकिन वो 2 GB डेटा फ्री सबके पास हो जा रहा है। जी, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एक औरत होने के नाते पहले हम अपने बच्चे को और साथ में आप अपने दोस्तों को, दो जगह जो मुझको अभी तक समझ में आया है। जी, मैं आज MLA हूँ, कल कुछ भी हो जाऊं, कुछ भी कहीं पे भी पहुंच जाऊं, कहीं पे भी जाऊंगी, रहना तो एक माँ ही है, एक औरत ही है, और दोस्त, टीम, एज अ मेंबर, ये तो रहना ही है हर जगह। तो जहां हम लोग कर सकते हैं, ऑनेस्टली ईमानदारी से कर सकते हैं काम, क्योंकि आप वो तो वेब सीरीज देखेगा ही देखेगा, और वो जी। कुछ देखेगा तो वो आपसे डिस्कस करेगा। अभी जो ये क्राइम हुआ है बोकारो में, वो मार करके गाड़ देना, उसके ऊपर पेड़ लगा देना, ये कहाँ से दिमाग आया इतना? कहीं आप ना ये कहीं, देख के सीख जी, ले रहे हैं। तो मैंने वही बोला, पहले भी मैंने बोला कि हमारे जैसे लोगों को, और फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, वो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को इन्फ्लुएंस करें कि मोबाइल की दुनिया में कम, और अगर टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं तो एक ब्रेन में फिक्स हो कि हाँ, हमको इतना समय ही मोबाइल चलाना है, और कुछ इससे लेके निकले। अदरवाइज सिर्फ मोबाइल को हम दे रहे हैं, कुछ मोबाइल से निकल नहीं रहा है, कुछ वापस नहीं आ रहा है, इट्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है फिर तो मोबाइल के साथ घंटों बैठने का। तो वो चीजें हैं जो आप जैसे यूट्यूबर्स अगर 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड्स का रील होता है ना, कुछ सेकंड के रील्स में अगर आप डलवा सकते हैं किसी से, ये अच्छे लोगों से जो जिनका लोग सुनते हैं, तो उससे डलवा दीजिए ये चीज़ें, कि आप मोबाइल को अगर टाइम देते तो बदले में मोबाइल से एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई हम आपके साथ 2 घंटे बैठे हैं, बदले में क्या आ रहा है मोबाइल से, तो जी। मोबाइल से भी कुछ चाहिए, ये सोच के मोबाइल को टाइम दो, अदरवाइज मत दो, तो क्या फायदा मोबाइल चलाने का। 2 पैन कार्ड 4 वोटर कार्ड वाले विवाद में आप काफ़ी चर्चे में रहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई में सच है या साजिश है? सत्यता यही है कि एक वोटर ID कार्ड जिसको मैं यूज़ करती हूँ वोट देने के लिए, शुरू से ही जब से मैंने वोट देना शुरू किया, मेरा एक ही वोटर ID कार्ड है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। सच यही है। बाकी शादी के पहले वोटर ID कार्ड थे, लेकिन कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसको, और क्या है उसका मतलब कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बंद कराना चाहिए, बाकी सारे प्रोसेस हैं, वो ARO का काम है, BLO का काम है। पैन कार्ड में फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, कहाँ क्या होता है, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, बट आप वहाँ जाके भरते नहीं हैं कहाँ पे हस्बैंड का नाम है, कहाँ पे फादर का नाम है। ये उनका मिस्टेक है, उन्होंने किया है। मेरी हमारी तरफ से ये थी कि हमको ये करेक्ट करवा लेना चाहिए था। जी, अगर हम करेक्ट करवा लेते सही समय पे,
तो अभी इतने प्रचलित नहीं होते, अभी कुछ ज़्यादा पॉपुलर कर दिया गया है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड की वजह से। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, अभी बहुत ज़्यादा है। और अगर हो सके तो राशन कार्ड भी मेरा चेक करवा लीजिए और देखिए मेरा नाम है कि नहीं, सफ़ेद कार्ड मेरा बनेगा ना सफ़ेद कार्ड में। मैम, आपको क्या लगता है झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है दिन ब दिन? बढ़नी भी चाहिए हर क्षेत्र में, सिर्फ जी। राजनीति में ही नहीं। जैसे महिला की भूमिका आपके जीवन में एक माँ की और एक बहन की जितनी महत्वपूर्ण है एक घर में, उसी तरीके से या राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला को अपनी जो उनकी भागीदारी है वो बराबर की होनी चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन हो, ताकि सेंसिटिवली चीज़ों को देखा जा सके। मैम, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं, एज अ कैरियर इसको ऑप्ट करना चाहती हैं, मगर कुछ चीज़ों की वजह से वो काफ़ी हिचकिचाती हैं, जैसे समाज का डर या फिर लोग क्या कहेंगे, कहीं कहीं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर वो राजनीति एज अ कैरियर शुरू करना चाहती हैं, किस तरह से शुरू कर सकती हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो दौर नहीं है। औरतें जो करना चाहती हैं शुरू से, मैं तो कहती हूँ माँ बाप के साथ ही जब वो रहती हैं, जब वो बड़ी हो रही हैं, परवरिश उनकी होती है अपने भाई बहन के साथ, उसी दौर से एक उनको परवरिश मिलती है। और जो माँ बाप की संगत में आपको जैसा परिवेश आपको मिलता है, जो आपको अपब्रिंगिंग मिलती है, उसको लेकर के आप बस यही है कि ये हमारी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक औरत होने के नाते दो जिम्मेदारी हो जाती है, पहले अपने मायके की, अपने माँ बाप की, फिर जैसे आप जिस घर में आते हैं उस घर के फिर आप हो जाते हैं। तो आप जिस घराने से आए उस घराने को, उनकी मान मर्यादा को लेकर के, उस संस्कारों को लेकर के, फिर आप इस पीढ़ी को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ की क्या चुनौतियाँ हैं, हर महिला की अपनी अलग अलग कहानी है, अलग अलग चुनौती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने परिवार के साथ, उनके संरक्षण में अगर सुरक्षित रहना है तो, क्योंकि समाज इतना भी अभी मतलब जो हम कितना कुछ हमने बात किया, सब कुछ जी। हमने बात किया, तो कितने इनसेंसिटिव लोग हो गए हैं। जहां लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी वेरी केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। सावधान रहिए, सावधानी के साथ परिवार के संरक्षण में पूरे सशक्त होकर के अपनी मतलब रक्षा करके आप जब आगे बढ़ते हैं, फिर किसी की सहायता कीजिए, आगे बढ़िए, राजनीति कीजिए, नौकरी कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन मजबूती के साथ। उतनी शक्ति आपको होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप एक बहू भी हैं, एक माँ भी हैं, और उसके साथ साथ एक कंस्टिट्यूएंसी की, एक विधानसभा की विधायक भी हैं। इन तीनों रोल्स को आप कैसे मैनेज करती हैं? कैसे आप ध्यान रखती हैं कि हर जगह आप अपना बेस्ट दे पाएँ, चाहे वो एक माँ की भूमिका हो, एक बहू की भूमिका हो, या फिर एक विधायक की भूमिका हो? देखिए कोशिश करना होता है कि पहले एक आप अच्छे इंसान हो। जी। जैसे ही आप एक अच्छे इंसान होने की कोशिश करते हैं कि नहीं, भगवान ने हमें बनाया है, और हमारे सनातन में, धर्म में ये भी है, सनातन धर्म का हमारा मानना है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर जब मिला है, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें लाइफ में, बेहतरीन करें और थैंकफुल हो भगवान के। तो हर दिन कोशिश करती हूँ कि नहीं अच्छा हो, अच्छा करे। जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ मिली हैं उनको कोशिश ईमानदारी से, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ, पहले तो खुद के साथ ईमानदार रहना, और फिर जो हमारे आसपास जो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हमारा परिवार है, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, सारे लोग, सबके साथ ऑनेस्टली कैसे उनके साथ मतलब निभाना है हमें। ये कोशिश रहती है कि हर एक दिन एक सक्सेसफुल डे हो, हर दिन हम सक्सेसफुली जो हमारा, जैसे पहले बता रही थी कि एक टू डू लिस्ट रहता है कि नहीं ये करना है, वो करना है, ऐसे रहना है, तो एंड ऑफ द डे हर रात एक भगवान को जब हम सोते हैं तो बोल करके कि हाँ आज का दिन कोशिश किया हमने कि आज सही रहा, सही, और कुछ गलतियां होती हैं तो लगता है कि नहीं थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, थोड़ा और अच्छे से बिता सकते थे, और चीज़ें कुछ अच्छी हो सकती थी मेरे द्वारा। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना, और
मुझको पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मुझको भी सीखना है और अच्छा करना है। बस कोशिश रहता है कि बस मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और अगर जानबूझ करके किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, इतनी कोशिश रहती है बस। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या ये वाकई में लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा या फिर सिर्फ एक सिंबॉलिक साइन बनकर रह जाएगा? रिजर्वेशन बिल लाने की ज़रूरत पड़ जा रही है। मैम ऑलरेडी ये तो पास हो चुका है बिल ना? बट हाँ, फिर भी कभी जी। तो 100% लागू तो नहीं हो पाया है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनकी भूमिका होनी चाहिए, और राजनीति में भी जब महिलाएं आती हैं तो नो डाउट सेंसिटिवली चीज़ों को और हैंडल किया जा सकता है। और अच्छा है, ये तो महिलाएं आती हैं तो आपको अच्छे से सुन पाएंगी। आप फेमिनिज्म के बारे में क्या सोचती हैं? बीइंग फेमिनिस्ट, इसका मतलब एक औरत उस चीज को, उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी नाजुकता को, उसके इमोशंस को, उसके राइट्स को समझना। सिर्फ स्टैंड ले लेने से आप फेमिनिस्ट नहीं हो जाते हैं कि आपने कहीं झंडा उठा के आप खड़े हो गए जी। कि हम फेमिनिस्ट हैं और हो गया बस। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है, अगर चाहेंगे तो आप एक बहुत बड़ा इसमें आप इसको एग्जैगरेट भी कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। बट बहुत छोटे से शब्द में मैं कहूँगी इसको, इमोशन से भरी हुई एक और अधिकार के साथ, ठीक है ना, उसका जी। अपना भी एक आइडेंटिटी है, एक अपनी पहचान है, ठीक है। किसी के तुलना में नहीं, किसी के कंपैरिजन में नहीं, nobody, no one, the whole universe, पूरा यूनिवर्स है। एंड दैट लेडी, जो भी आप बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट की जो भी बात कर रहे हैं, वो पूरा एक ममत्व, एक नारी का जो भी एक जो ऑरा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये एक है। अदरवाइज किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई अधिकार की बात नहीं, नथिंग, वो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं, मेरे डेफिनेशन में ये चीज़ें नहीं है। झारखंड की महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी तीन चेंजेस आप देखना चाहेंगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लॉ हो, एजुकेशन हो या फिर माइंडसेट हो? फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री, और कुछ मत आप फ्री में दीजिए प्लीज। सब कुछ लेट मी अर्न एवरीथिंग, मुझको कमाने दो आप, सब कुछ हम कमा के लेंगे, इवन मेरा कपड़ा, एवरीथिंग आई विल अर्न एंड आई विल, तब हम अपना कमाएंगे और हम अपना जिएंगे। बट एजुकेशन फ्री कर दीजिए, और क्वालिटी एजुकेशन। और हम सारे अपने बोकारो के बच्चे से, जितने भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऑटोमेटिकली, आप जैसे एमएलए बनते हैं तो जितने भी आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, आप वहाँ के प्रोटोकॉल वाइज आप वहाँ के आप अध्यक्ष चेयरमैन जो भी हैं वो हो जाते हैं। तो प्लीज बोकारो में किन्हीं भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है एजुकेशन से, प्लीज हमसे आप डिस्कस कीजिए, आइए कंसल्ट कीजिए, लेकिन प्लीज जाके क्लास कीजिए। कोई क्लास नहीं करता है, कंप्लेन करते कि टीचर नहीं है, तो प्लीज जहाँ टीचर नहीं है आप पहले जाइए और जाकर के हमको बताइए कि कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में टीचर नहीं है, हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। बट प्लीज क्लास कीजिए, क्योंकि सरकार अनुदान दे रही है, राशि दे रही है, पैसा आ रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन फ्री करने की, इसको और करेंगे। बट प्लीज बच्चे लोग, आप लोग क्लास कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला तो इसमें लड़का लड़की दोनों आ गए, ठीक है, दोनों के लिए ये हो गया। गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल कोई भी एक्टिविटी, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी, जूडो, कराटे, स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स, वो उनको वो एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में वो लोग जहाँ भी काम करें, अच्छे एनवायरनमेंट में वो लोग काम करें। और अगर जैसे हमारे यहाँ बोकारो में ही महिला होम गार्ड्स का बहाली तो हो गया है, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, तभी हम बहुत परेशान हैं उन सब चीज़ों को लेकर के, कि उनकी पोस्टिंग सब कुछ सब जगह हो। तो ऐसी लड़कियों को और ज़्यादा एंगेज किया जाए सरकार की तरफ से भी, और जहाँ पे भी मौका मिले लड़कियों को और ज़्यादा एंगेज किया जाए, लड़कियाँ और काम करें, अच्छा लगता है देख करके।
तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि लड़कियां खूब काम करें। मैम बोकारो को ऐसा माना जाता है कि अप टू 12th स्टैंडर्ड जो है वो एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये एजुकेशनल हब है। बिहार से भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, बोकारो के मतलब दूसरे दूसरे गांव से, क्षेत्र से, बोकारो के बाहर से भी, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। मगर 12th स्टैंडर्ड के बाद जो कॉलेज हायर एजुकेशन है उसके बाद उसके लिए यहाँ कुछ वैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उसके लिए आपके क्या प्लान्स है? डेफिनेटली इसके लिए भी अभी फिलहाल तो जो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल कॉलेज की, मतलब आप लोग देख रहे होंगे काम चल रहा है जी। तो मेडिकल कॉलेज की मतलब प्रोसेस में है, तो वो एक बड़ी चीज़ है हमारी सरकार की तरफ से। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी बात हो रही है, बट एक लंबा एक टास्क है, ये इतना इजी नहीं है। लेकिन हाँ, हायर एजुकेशन के लिए हम लोग फोकस्ड हैं, मेरी बात और हो रही है, बट वेरी ऑनेस्ट कुछ सॉलिड अभी तक मतलब 100% जो मतलब दिखे कि हाँ ये हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा अभी ऐसा कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है। बट हाँ, हम लोग लगे हुए हैं इसमें कि और हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को यहीं पे बोकारो में ही उच्च शिक्षा जो है। हाँ, एक इसमें मैं ऐड करूँगी कि जो कॉलेजेस हैं, जैसे RVS सेक्टर 12 का कॉलेज है, स्थापित कॉलेज है, SS कॉलेज है, इन कॉलेजेस में मैं कोशिश कर रही हूँ, और महिला कॉलेज सेक्टर 3 यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि टेक्निकल स्टडीज जो प्रोफेशनल क्लासेस के लिए अगर वो और हम लोग करवा पाएँ तो उस पर मेरा थोड़ा फोकस है कि वो अगर हम करवाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बच्चों का। एक सवाल अपने लिए और इस बोकारो के जितने युवा हैं जो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा। बोकारो में मैम स्पोर्ट्स एकेडमीज है ही नहीं लगभग, और जहाँ पे भी एक हम जानते हैं जो ट्रेनिज हॉस्टल है, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्रिकेट जो बोर्ड है वो यहीं पे है। यहाँ पे भी काफ़ी प्लेयर्स का ऐसा कंसर्न रहता है कि करप्शन काफ़ी ज़्यादा चलता है, जिसके कारण जो रियल टैलेंट वो आगे नहीं आ पाता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है मैम, और स्पोर्ट्स को कैसे प्रोवोक और आगे बढ़ाया जा सकता है, अपलिफ्ट किया जा सकता है बोकारो में? आपके लिए एकदम 2 मिनट्स मैगी नूडल्स वाले के टाइप में खुशखबरी है कि बहुत जल्दी हम लोग स्टेडियम यहाँ पे विथ ऑल द फैसिलिटीज, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कालापत्थर जो पंचायत है वहाँ पे खुलने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेडियम, इंडोर आउटडोर, एक बहुत बड़ा स्टेडियम खुलने जा रहा है। ज़मीन देख लिया गया है स्थानीय लोगों के साथ, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन जो इनिशियल प्रोसेस है वो हो चुका है, बहुत जल्दी मतलब वो काम शुरू हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बोकारो के लिए, और ऐसा ही हम सोच रहे पहले ये हो जाए, फिर क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक स्टेडियम से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर सोनाबाद जो स्टेडियम है उसको भी सोच रहे थोड़ा और उसमें उसको भी बड़े पैमाने में इनहेंस किया जाए, हाँ उसको थोड़ा और डेवलप्ड किया जाए, तो उसमें भी काम कर रहे हैं। बट फिलहाल बहुत जल्द कालापत्थर में जो है वो स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम आने जा रहा है। तो ये खुशखबरी है आप लोग, तुरंत आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ जा रहा है। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, जहां आपको जल्दी तुरंत से जवाब देना है हमारे सवालों का। सबसे पहले सवाल ये है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। इंदिरा गांधी। कोई किताब जिसे आप यहाँ की यूथ को सजेस्ट करना चाहेंगे? विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी, कोई भी उनकी किताब। आपका एक मतलब सामान्य रविवार या एक सिंपल डे कैसा बीतता है? फैमिली के साथ। क्या पसंद है आपको उस दिन? अच्छा कुछ बना के सब साथ में खाना, टेस्टी फूड कुछ खाना बना के साथ। जैसे हम लोग जनरली नॉनवेज खाते हैं, तो बढ़िया सा कुछ हम लोग मटन वगैरह बना के साथ में खा लिए तो हो गया हमारा अच्छा, मतलब फेस्टिवल हो गया हमारे लिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चर्चे पे बैठना चाहेंगे या फिर मिस्टर राहुल गांधी जी के साथ? ऑलवेज विथ राहुल गांधी, RG। लोगों के बीच में आपसे रिलेटेड सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? को लगता है हमसे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई बहुत सारी लोग, बहुत सारे मतलब महिलाएं भी और पुरुष भी आते हैं, तो दे आर लाइक कि हम किसी को लेकर के आते हैं और फिर बोलते हैं कि इनके साथ आए और आपसे मिलना हमको लगा, हमने नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी आपके लिए, हम हमेशा है, आपका घर है, जहाँ हम रहें ना रहें घर में, ये घर आपका है, आप आइए,
घर में श्वेता सिंह हो नहीं हो, छोटू यहाँ पे है, आपको चाय पिलाएगा, आपकी सेवा में है, सारे लोग हैं और हम भी हैं आपके लिए। तो हम आपके लिए हमेशा हैं, जैसे दादा हमेशा आपके लिए आपके परिवार के तौर पे थे, आपकी ये बहू और बेटी बहन जो भी बुलाना है बुलाइए, और हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके लिए हैं। ओके, हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम आप? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम क्षेत्र में जब घूमते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है हमको, बहुत तकलीफ होती है जब हम एक्सीडेंट्स में जाते हैं, बच्चे की जान चली जाती है, सर में चोट लगती है, बच्चे की जान चली जाती है। लड़के, इतने डेथ केसेस हमने देखा है लास्ट कुछ ईयर्स में, इतने सारे डेथ्स हमने देखे हैं ना, बहुत सारे डेथ्स देखे हैं हमने। इतना सुसाइड केसेस हमने देखा है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट्स देखा है। प्लीज, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मदर, आपकी माँ, आपकी बहन, कुछ भी फैमिली मेंबर आप मुझको बोलिए, एक बहन होने के नाते आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, भगवान हैं, बस थोड़ा आप शांत हो जाइए, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफ इतना अनसर्टेन है। एक सेकंड में मतलब लोग चले जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, साइलेंट अटैक आ जा रहा है और वो गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। डांस लड़की कर रही है, वो मर जा रही है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, वो मर जा रहा है। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। प्लीज थोड़ा सा स्लो हो जाइए, थोड़ा मानव हो जाइए, इंसान हो जाइए, थोड़ा सा जी लीजिए। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बोकारो तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। बस महसूस करने की जरूरत है और एक दूसरे को थोड़ा टटोल लीजिए कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई मतलब तकलीफ में तो नहीं है। एक दूसरे को देख लेंगे, एक नज़र भर के तो देखना है कि हाँ दोस्त, हाँ भाई, तू परेशान तो नहीं है, हम तुम्हारे लिए हैं, बस इतना बोलना है। और बाकी साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। कितनी बड़ी, अभी मेरे केस को ले लीजिए आप, मेरे पीछे हाथ धो के सब पड़ गए, मेरे वोटर आईडी कार्ड, मेरा ये, मेरा वो, चाहे मेरा जो डुमरी विधायक था, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे हाथ धो करके। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। कोई किसी का बाल बांका तक नहीं कर सकता है, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये विधि का विधान है, ईश्वर की देन है। हम, भगवान ने हमें बनाया, भगवान चला रहे हैं, जितनी उनकी इच्छा है हम उतने चल रहे हैं। अभी टिक 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 बंद हुआ घड़ी और हम यहाँ से निकले, हमारा नंबर खत्म। सो थैंकफुल उनको होइए, धन्यवाद ईश्वर को बोलिए कि प्रभु इतना था, इतना बस अच्छा कुछ करे, अच्छा सबके साथ बीत जाए, ये पल निकल जाए, हम रहे ना रहे, बस लोग याद कर दे कि हाँ थी क्या, भोकाल शो था, श्वेता भाभी थी, श्वेता दीदी थी, जो भी थी, कुछ तो मेरे लिए की, इतना बस याद करे, कुछ तो किए, बस कर दे एक दूसरे के लिए, और क्या। बस द शो मस्ट गो ऑन वाला जो सीन है वो चलते रहता है। हमारे और आपके से दुनिया नहीं है, दुनिया उनसे है, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा रेस में मत नहीं रहिए, थोड़ा स्लो डाउन, रिलैक्स रहना। ओम शांति, ओम शांति, इसलिए रिलैक्स, सीताराम सीताराम। तो एंड होपफुली हम लोग बहुत जल्दी बोकारो को एक बेटर वे में देखें, अच्छा काम हो, हम लोग मिलकर के एक अच्छा काम करें अपने बोकारो के लिए, और हमारे बोकारो में जो चीज़ों को हम देखना चाहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एयरपोर्ट हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, चास में भी बहुत सारा कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब काम करके फिर हम एक बार बैठेंगे लेखा जोखा लेकर के, है ना, तो लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं हम लोग, और फिर कुछ करना बाकी है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके विचारों को जानकर। आशा करता हूँ जो आपका ये कार्यकाल है, इसमें हमें बोकारो को हम इसके उच्चतम लेवल पर जाते हुए देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस एपिसोड को इतना खास बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बोकाल शो की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। मैं पूरे बोकारो और झारखंड के लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टीम को और सपोर्ट कीजिए
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक इनके जो पॉडकास्ट हैं उसको आप शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, ताकि जो ये मैसेज टीम देना चाहती है वो मैसेज हर एक तक पहुँचे, और जो एक एनवायरनमेंट हम लोग बनाना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो वो बन पाए। और थैंक यू सो मच एवरीवन। द भोकाल शो की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।